जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम गणित के और महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे जो आपके एग्जाम पैटर्न पर होंगे, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और आप लोग कितने प्रश्नों के सही जवाब देते हैं वो भी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है, आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50, बुधवार को 100 रुपये और शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है तथा रविवार को इनमें से 60 रुपये खर्च कर देती है। उसे 5,950 का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक सप्ताह में कितने रुपए बचत करती है पहले वो पता करना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वह सोमवार को 50 रुपये, बुधवार को 100 रुपये और शुक्रवार को 80 रुपये की बचत करती है। मतलब वह टोटल कितने की बचत करती है, 80 और 50 130 और 100 वह 230 की बचत करती है, जिसमें से 60 रुपये रविवार को खर्च कर देती है। तो इसमें से हम 60 माइनस कर देंगे, तो 230 में से 60 को माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें 170 रुपये। मतलब वह प्रति सप्ताह है 170 रुपये की बचत करती है। अब भैया जो मोबाइल की कीमत है वो 5,950 रुपये है, तो उसे इन पैसों को इकट्ठा करने में कितने सप्ताह लगेंगे। तो आपको क्या करना है, 5,950 में भाग देना है 170 से। चलिए भाग दीजिए, कितना आता है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 17 3 51, 59 में से 51 गया, बचेगा 8, तो यहाँ हो जाएगा 85, 17 पौने 85। मतलब उसे 35 सप्ताह है पैसों की बचत करनी होगी, तभी वह मोबाइल खरीद पाएगी। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है यदि आपको कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है, 1/16 किलोग्राम चीनी के 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी से कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। देखिए यहां पर टोटल चीनी की मात्रा कितनी है, 3 सही 1/4 किलोग्राम, और हमें 1/16 किलोग्राम चीनी के पैकेट बनाने हैं, तो पैकेटों की संख्या बतानी है कितनी होगी। तो आपको क्या करना है, कुल चीनी के भार में एक चीनी के पैकेट के भार से भाग देना है, तो पैकेटों की संख्या पता चल जाएगी। मतलब क्या है, 3 सही 1/4 में हमें भाग देना है 1/16 से। ठीक है, इतना सभी को क्लियर हुआ। अब 3 सही 1/4 को हम सामान्य भिन्न में चेंज करेंगे। कैसे होगा, 4 गुणे 3 कितना हो गया, 4 3 12 और 1 जोड़ दिया तो हो गया 13, 13/4 भागित 1/16। अब देखिए हम सभी को पता है भिन्नों का भाग कैसे करते हैं। भिन्नों का भाग हम ऐसे करते हैं, पहले 13/4 लिखा हमने, फिर क्या करेंगे हम, जो यहाँ पर भाग का चिन्ह है वह गुणा में परिवर्तित हो जाएगा और जो बाद वाली संख्या है यह पलट जाएगी। यहाँ पर 1/16 था तो यहाँ पर हो जाएगा 16/1। इस तरह से भिन्नों का भाग किया जाता है। अब क्या होगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, क्या बचा, यहाँ पर 13 और यहाँ पर 4, तो 13 गुणे 4 कितना हो गया, 52। मतलब 52 पैकेट बनाए जा सकते हैं। ओके, यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यह प्रश्न देखिए आप सीटेट जैसे ही एग्जाम में पूछे गए हैं और यहां पर मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं वह किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। यह प्रश्न यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है। यहां पर कहा गया है, राजधानी एक्सप्रेस एक स्टेशन से 7:29 PM पर चलकर अगले गंतव्य स्थान पर 17 घंटे 42 मिनट के पश्चात पहुंचती है। अपने गंतव्य पर पहुंचने का समय क्या है। देखिए यहां पर राजधानी एक्सप्रेस 7:29 PM मतलब
शाम को 7:29 पर चलती है और 17 घंटे 42 मिनट के पश्चात वह अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। तो आपको बताना है जब वह गंतव्य स्थान पर पहुंचती है तो उस समय क्या हुआ होगा। तो आपको क्या करना होता है, दोनों समय को जोड़ना होता है। तो चलिए इसको हम जोड़ते हैं। कैसे करना है देखिए आप लोग, यहां पर वह 7:29 पर चलती है तो हमने 7:29 लिख लिया। अब जितना उसे समय लगता है वो जोड़ दीजिए। समय लगता है उसे 17 घंटे 42 मिनट का, तो हम इसको जोड़ देते हैं। इसमें आप लोग ध्यान रखना, घंटा में घंटा जुड़ेगा, मिनट में मिनट जुड़ेगा, गलती मत करना। तो देखिए 29 में 42 जोड़ेंगे, 9 और 2 कितना हो गया 11, 11 का आया 1, बचा 1, 4 और 2 6 और 1 7 हो गया ना। 29 और 42 कितना हो गया 71। यहां पर 17 और 7 कितना हो जाएगा 24 हो गया ना। मतलब उस समय जो समय है वो हुआ होगा 24:71। अब देखिए आप लोग, हम सभी जानते हैं 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। तो हम क्या करेंगे, जो यहां पर लिखा है 71 मिनट, इसमें से हम 60 मिनट ले लेंगे। क्या करेंगे हम 71 मिनट में से हम 60 मिनट ले लेंगे। तो यहां पर केवल हमारे पास 11 मिनट रह जाएंगे, ठीक है। और जो हमने 60 मिनट यहां से लिए हैं वो हम 24 घंटे में जोड़ देंगे। तो कितना है 24 घंटा यहां से था और 60 मिनट मतलब 1 घंटा और, तो क्या हो गया 25 11 हो गया ना। कितना हो गया 25 घंटे मतलब 25:11, ठीक है। हमने क्या किया, यहां से 71 मिनट में से 60 मिनट ले लिए और वो हमने यहां पर 24 घंटे में जोड़ दिए। इतना सभी को क्लियर हुआ। अब यहां पर क्या है 25:11। भैया ये क्या है 24 घंटे से भी ज्यादा हो गया है। आप लोग ध्यान रखना, यदि आपके पास कोई समय 12 से ज्यादा आया है, जैसे 13 आएगा या 14 15, तो आपको क्या करना है उसमें से 12 घटाना है। और यदि समय 24 से ज्यादा आता है तो उसमें से 24 घटाना है। यहां पर क्या है, हमें 24 इसमें से घटाना पड़ेगा। तो 25 में से 24 जाएगा, बचेगा 1 और यहां पर 11, मतलब उस समय जो समय है वह 1:11 हुआ होगा। अब बात आती है AM के PM। तो भैया बस भैया जो एक्सप्रेस है वह शाम को चलती है और 17 घंटे 42 मिनट के पश्चात पहुंचती है, मतलब अगले दिन दोपहर में पहुंचती है। तो भैया 12 बजे के बाद का जो समय है दोपहर का वो क्या PM कहलाता है, मतलब 1:11 PM। तो यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन डी के साथ जाएगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, कोई डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। देखिए मेरा हमेशा ये रहता है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा शॉर्ट में करवा दूंगा क्या मतलब का आपके ऊपर से निकल जाएगा, है ना। चलिए यहां पर क्या है 10,000 1000 प्लस 10 दहाई बराबर हैं। आपको क्या करना होता है, यहां पर क्या है 10,000 तो 10 लिखा और यहां पर लिख दिया 1000। जैसा प्रश्न में कहा गया है वैसा कर दो, आंसर आ जाएगा। फिर 10,100 तो 10 लिखा, गुणा कर दो 100 का, है ना। प्लस 10 दहाई तो 10 लिखा, दहाई का मतलब क्या होता है 10। इतना सभी को क्लियर हुआ। अब देखिए 10 गुणित 1000 कितना हो गया 10,000 हो जाएगा यहां पर। प्लस 10 गुणित 100 कितना हो गया 1000 हो गया। प्लस यहां पर 10 गुणित 10 100 हो गया। जोड़ दो कितना हो जाएगा, जोड़िए आप इनको कितना हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 10,000 ये है और 1000 ये 11,100 कितना है 11,100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है 11,100, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट है भाई चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यहां पर आपको बहुत ही शानदार क्लासेस मिलने वाली हैं। कहा है यहां पर नीचे दी गई संख्या श्रेणी को हल करें। यहां पर जहां प्रश्नवाचक चिन्ह है बताना है कौन सी संख्या आएगी।
आपको इसमें पता करना होता है कि यहाँ पर जो संख्या है वह किस आधार पर आगे बढ़ रही हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 10 है, 10 के बाद 30, मतलब क्या है, यहाँ पर 3 का गुणा हुआ 10 में तो 30 हो गया। फिर 30 से क्या है 120 हुआ, मतलब 30 में गुणा हुआ 4 का तो 120 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है 3 का गुणा, यहाँ पर 4 का। अब क्या है, हमारे इस लॉजिक के हिसाब से यहाँ पर अब अगली संख्या में 5 का गुणा होना चाहिए। तो 120 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा, होगा ना। 120 में गुणा करेंगे 5 का तो कितना आएगा, 600। ठीक है, और 600 में यदि हम गुणा करेंगे 6 का तो 3600। मतलब ये जो हमारा लॉजिक है बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो यहाँ पर भाई जो संख्या है वह 600 आएगी। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। और भाई जो आपके साथी हैं उनके साथ वीडियो को शेयर अवश्य करें। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग इतना काम तो कर सकते हैं, वीडियो को शेयर तो भाई कर ही सकते हैं। यहां पर कहा गया है, और देखिए जिन लोगों ने हमारे ग्रुप पारस फ्री एजुकेशन टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वो जरूर ज्वाइन कर लें। यहां पर कहा गया है वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का 7 गुना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। वृत्त की परिधि क्या होता है, तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। इतना सभी को क्लियर हुआ। अब क्या है, प्रश्न में क्या कहा गया था, वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का 7 गुना है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ये बराबर है परिधि के 7 गुने के। ठीक है, तो हमने यहां पर 7 का लिख दिया और इनटू में कर दिया 2 पाई आर। इतना सभी को क्लियर हुआ। अब भाई क्या होगा, देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ना। यहां पर देखिए आर स्क्वायर है और यहां पर आर है, तो यहां पर आर कैंसिल हो जाएगा, यहां पर केवल एक आर बचेगा क्योंकि यहां पर आर का वर्ग था। ठीक है, मतलब यहां पर 2 आर थे, तो यहां पर बचा आर बराबर 60, 7 इंटू 2, तो 7 दूना कितना हो गया, 14। मतलब जो वृत्त की त्रिज्या है वह 14 होगी। यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। भाई प्रश्न हमेशा ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, आप किसी भी टेट का पेपर देख लो। ठीक है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कैसा भी प्रश्न आ जाए आप आसानी से कर दोगे। यहां पर क्या है, ऋण 5 के ऊपर 5 की घात है गुणित ऋण 5 के ऊपर 6 की घात है गुणित 5 का वर्ग है। ध्यान रखना साथियों, यदि किसी संख्या के ऊपर यदि किसी ऋणात्मक संख्या के ऊपर सम संख्या की घात होती है तो चिन्ह प्लस हो जाता है, और यदि किसी ऋणात्मक संख्या के ऊपर विषम संख्या की घात होती है तो चिन्ह ऋणात्मक ही रहता है। मतलब यहाँ पर ऋण 5 का जब हम 5 के ऊपर 5 की घात है इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें ऋणात्मक संख्या ही मिलेगी। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, सबसे बड़ा क्या है, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। मतलब क्या है, देखिए यदि मैं यहाँ पर लिखता हूँ x के ऊपर m की घात गुणित x के ऊपर n की घात, यहाँ पर क्या है आधार समान है तो हो जाएगा x के ऊपर m प्लस n की घात। मतलब क्या है, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पर तीनों के आधार कितने हैं, 5 5 5, तो क्या है यहाँ पर होगा 5 के ऊपर एक घातें जोड़ दो, कितनी है 5, 5 और 6 11, 11 और 2 13, मतलब 5 के ऊपर 13 की घात आ जाएगी। अब यहाँ पर बात आती है चिन्ह प्लस का आएगा कि माइनस का, तो मेरे भाई बहुत सारे साथी यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन सी को टिक कर देंगे, लेकिन ध्यान रखना गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऋण 5 के ऊपर 5 की घात है तो भैया यहाँ पर जो चिन्ह है वह ऋणात्मक आएगा, यहाँ पर सम घात है तो यहाँ पर प्लस आएगा, है ना।
तो माइनस और प्लस का जब गुणा होगा तो माइनस आएगा। यहां पर राइट आंसर भैया हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, यहां पर माइनस आएगा आगे, ये आप लोग ध्यान रखना। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। क्या कहा गया है? यदि दो संपूरक कोणों का अंतर 48 अंश है तब बड़ा कोण क्या होगा? देखिए हमने मान लिया दो संपूरक कोण x और y हैं। अब देखिए कोणों का अंतर कितना है? 48, मतलब x ऋण y का मान कितना है? 48, इनका अंतर। और हम जानते हैं संपूरक कोणों का योग 180 होता है। x प्लस y बराबर कितना होता है? 180, हमें पता है। अब दोनों को जोड़ दो तो माइनस का y और प्लस का y ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 2x बराबर 48 और 180 कितना हो गया? 228 हो गया। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 228 भागे 2 बराबर 114। तो देखिए पहला कोण 114 है और दोनों का योग कितना होता है? 180। तो भैया जब एक 114 है दूसरा कितना होगा? तो दूसरा होगा 66, क्योंकि दोनों का योग कितना चाहिए हमें? 180। अब यहां पर हमें बड़ा कोण बताना था, तो भैया 114 और 66 में से बड़ा कौन सा है? 114। तो 114 अंश बड़ा कोण होगा। यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। और देखिए मैं क्या है, जितने भी आपको सवाल करवाता हूं यह सारे ही मोबाइल स्क्रीन पर करवाता हूं। ठीक है, टच वाले पेन से। तो जो राइटिंग है, हैंड राइटिंग, वो सही नहीं आ पाती, आप सभी जानते हैं, टच पेन के द्वारा। चलिए कहा गया है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा? यहां पर यदि आपको पता होगा अभाज्य संख्या क्या होती हैं तभी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं, हर बार बोलता हूं, भाई कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, भाज्य संख्या क्या होती हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना? क्योंकि आपको टीचर बनना है, बच्चों को पढ़ाना है ना? तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग भागित संख्याओं की संख्या। तो देखिए प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं वो आप यहां पर देख लो। पहली अभाज्य संख्या होती है 2। ठीक है, फिर क्या है? 3 होगा। 3 के बाद क्या होगा? 5। फिर क्या है? 7। फिर क्या है? 11। फिर क्या है? 13। 13 के बाद होगा 17। 17 के बाद होगा 19। ठीक है, 19 के बाद क्या हो जाएगा हमारा? 19 के बाद अभाज्य संख्या होगी हमारी 23 प्लस 29। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 अभाज्य संख्या हो गई। अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनमें या तो 1 से भाग जाएगा या फिर स्वयं उसी संख्या से भाग जाएगा। इसी के अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा, उनको कहा जाता है अभाज्य संख्याएं। बस आपको इनका योग निकालना है और उसमें संख्याओं की संख्या 10 है, उससे भाग देना है तो माध्य आ जाएगा। तो चलिए इनको जोड़ते हैं। कितना हो जाएगा? जिस तरह से मैं जोड़ रहा हूं आप भी ऐसे ही जोड़ना, हर जगह कॉपी पेन का यूज मत किया करो। 2 और 3 कितना हो गया? 5। 5 और 5 10। 10 7 17। 17 और 11 कितना हो गया? 28। 28 और 13 कितना हो गया? 41 हो गया ना? 41। 41 और 17 कितना हो गया? 68। 41 और 17 हो गया हमारा, कितना हो गया? 41 17 हमारा हो जाएगा 41 और 7 48 और 10 58 हो गया। ठीक है, 41 17 कितना हो गया? 58। 58 और 19 कितना हो गया? 77 हो गया। 77 में 23 जोड़ा तो 100 हो गया। 100 में 29 जोड़ा तो हो गया 129। इनका योग हमारे पास 129 आ गया है और संख्याओं की संख्या कितनी थी? 10। तो इसमें भाग दीजिए तो बस एक अंक के बाद दशमलव लगा दूं, 12.9 ये हमारा माध्य होगा। यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। समझ गए आप लोग? चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं और आप सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में आप जरूर पूछेंगे। चलिए क्या कहा गया है प्रश्न क्रमांक 10 में वो हम देख लेते हैं।
क्या है यहाँ पर 70,560 में 5 और 7 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा। पहले इसमें हमें 5 का स्थानीय मान निकालना है और फिर 6 का, फिर दोनों का गुणा कर देना है। तो देखिए 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, हम 5 लिखेंगे और 5 के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो लगा दो। तो 5 के बाद यहाँ पर 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दिया। ये हमारा 5 का स्थानीय मान है। फिर क्या है 6 का स्थानीय मान, तो पहले 6 लिखा, 6 के बाद कितने अंक हैं, तो 6 के बाद 1 अंक है तो हम यहाँ पर 1 जीरो लगा देंगे। ठीक है, ए हो गया 5 का स्थानीय मान और ए हो गया 6 का स्थानीय मान। दोनों का गुणा कर दो, 5 छक्का 30 और जितने जीरो हैं वो लिख दो, 2 और 1 3, 3 जीरो हैं तो 3 जीरो लगा दो। तो 30,000 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस क्लास में केवल हमने 10 प्रश्न इंक्लूड किए थे जो कि मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिए हैं। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं और क्लास कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास पसंद आई हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।